क्या कभी दिमाग में ये सवाल आता है कि हजारों साल पहले के इतिहास का आखिर पता कैसे चलता है? हाँ, मतलब लोग सोचते हैं कि शायद कोई जादू है या कुछ। वही ना, क्या कोई सीक्रेट टाइम मशीन है जिसे हम सीधा अतीत में जाकर देख सकें कि उस समय के राजा महाराजा कैसे रहते थे? या आम लोगों का जीवन कैसा था? एकदम सही। और जाहिर है इसका जवाब है नहीं, हमारे पास कोई टाइम मशीन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सब उन सुरागों का खेल है जो हमारे पूर्वज ना जाने अनजाने में हमारे लिए छोड़ गए हैं। एक तरह से क्लूज छोड़ गए हैं। हाँ, क्लूज। तो आज की इस डीप चर्चा में, इस गहन अध्ययन में हमारा मिशन बिल्कुल क्लियर है। हमें यह समझना है कि इस प्राचीन भारतीय इतिहास को किन किन चीजों से जोड़कर बनाया गया है, और वो भी एक फोरेंसिक एक्सपर्ट की तरह, स्टेप बाय स्टेप। एग्जैक्टली। और आज हमारे पास जो स्रोत है ना, ही डिटेल्ड और ऑथेंटिक हिस्टोरिकल लेक्चर से लिए गए हैं, जो कि बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव रिसोर्स हैं। ठीक है, तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। जब हम इतिहास के इस विशाल समुद्र में उतरते हैं, तो सबसे पहले हमें उस लाइन को समझना होता है जो इतिहास को दो बड़े हिस्सों में बांटती है, लिखित और अलिखित। राइट? बिल्कुल। अगर हम इसे थोड़ा और डिटेल में देखें तो इतिहास का पहला हिस्सा वो है जिसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड। हाँ, प्री हिस्टोरिक। ये वो दौर था जब इंसान ने लिखना शुरू नहीं किया था। उस समय की कोई डायरी, कोई किताब या कोई ताम्रपत्र हमारे पास नहीं है। तो फिर हमें उनके बारे में पता कैसे चलता है? हम सिर्फ उनकी छोड़ी हुई चीजों से अंदाजा लगाते हैं, जैसे पत्थर के औजार हो गए या गुफाओं में बनी हुई पेंटिंग्स। अच्छा, और उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल या हिस्टोरिक पीरियड। ये वो समय है जहां से हमें लिखित स्रोत, मतलब रिटन रिकॉर्ड्स मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि तब तक भाषा और लिपि का विकास हो चुका था। एकदम सही। इंसान ने अपनी कहानियां, अपने नियम और अपने राजकाज का पूरा ब्यौरा दर्ज करना शुरू कर दिया था। मतलब सारा असली खेल वहीं से शुरू होता है। हाँ, असली कहानी वहीं से बनती है। और ये खेल सच में बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इन लिखित और अलिखित सुरागों को हम मुख्य रूप से 3 अलग-अलग लेंस से देख सकते हैं, जिसे हम इतिहास जानने के 3 स्तंभ भी कह सकते हैं। 3 पिलर्स ऑफ हिस्ट्री। राइट। पहला स्तंभ है साहित्यिक स्रोत, यानी उस समय की किताबें, महाकाव्य और ग्रंथ। और इसमें कमाल की बात यह है कि यह सिर्फ भारतीय लेखकों तक सीमित नहीं है, बाहर के लोगों ने भी बहुत कुछ लिखा है। बिल्कुल। और वही हमारा दूसरा स्तंभ है, उन विदेशी यात्रियों का विवरण जो उस समय हजारों किलोमीटर का खतरनाक सफर तय करके भारत आए थे। एक तरह से आप उन्हें प्राचीन काल के ट्रैवल व्लॉगर्स या विदेशी पत्रकार मान सकते हैं। ट्रैवल व्लॉगर्स, ये अच्छा टर्म है। और तीसरा और शायद सबसे ठोस स्तंभ है पुरातात्विक स्रोत, यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। जमीन के नीचे से निकले सिक्के, खंडहर, मूर्तियां और पत्थरों पर उकेरे गए शिलालेख। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो इन बिखरे हुए सुरागों को एक साथ लाने और साइंटिफिक तरीके से उनका अध्ययन करने का काम कोई हमेशा से नहीं हो रहा था। ओह, मतलब पहले ये सब बस ऐसे ही पड़ा था? हाँ, इस पूरी प्रोसेस को एक सिस्टमैटिक रूप देने का श्रेय सर विलियम जोन्स को जाता है। 1784 में उन्होंने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। 1784 में? क्राइम ब्रांच या रिसर्च लैब बनाने जैसा था। इसका बड़ा मकसद था पूरे भारत से इन प्राचीन पांडुलिपियों, सिक्कों और शिलालेखों को इकट्ठा करना, उन्हें सहेजना और उन पर रिसर्च करना। क्योंकि विलियम जोन्स ने यह समझ लिया था कि भारत का इतिहास इसके खंडरों और पुराने पन्नों में बिखरा पड़ा है, बस उसे पढ़ने वाला कोई चाहिए। सही कहा। लेकिन एक मिनट, यहाँ सबसे बड़ी चुनौती तो भाषा की रही होगी ना? वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। मतलब मान लीजिए मुझे कोई हजारों साल पुराना पत्थर मिल भी गया जिस पर कुछ लिखा है, लेकिन मैं उस लिपि को जानता ही नहीं, तो वो पत्थर तो मेरे लिए खामोश ही है ना? एकदम खामोश। प्राचीन भारत में ब्राह्मी, खरोष्ठी और एरामाइक जैसी लिपियां इस्तेमाल होती थी, और सम्राट अशोक के जो ज्यादातर शिलालेख हैं जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हैं, वो ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए थे। लेकिन सदियों तक किसी को पता ही नहीं था कि उन पर क्या लिखा है। वो बस रहस्यमयी लकीरें थी लोगों के लिए। हाँ, लोग उन्हें देखकर बस अंदाजे लगाते थे। और उस रहस्य से पर्दा उठाया जेम्स प्रिंसेप ने। वो पल भारतीय इतिहास के लिए किसी यूरिका मूवमेंट से कम नहीं था। जेम्स प्रिंसेप? हाँ, उन्होंने एक तरह से प्राचीन काल के सबसे बड़े पासवर्ड को हैक कर लिया था। उन्होंने ब्राह्मी लिपि को डिकोड किया, और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, अचानक से वो सारे खामोश पत्थर बोलने लगे। वाह! हमें अशोक के साम्राज्य, उसके धम्मा,
उसकी नीतियों और कलिंगा युद्ध के पश्चाताप के बारे में एकदम क्लियर जानकारी मिलने लगी। अगर प्रिंसेप वो लिपि डिकोड ना कर पाते तो शायद अशोक महान हमेशा के लिए सिर्फ एक धुंधला नाम बनकर रह जाते। यहाँ बात सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि जब हम इन पत्थरों और अभिलेखों यानी इंस्क्रिप्शंस की बात करते हैं तो भारत के इतिहास के सुराग सिर्फ भारत की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज तक सीमित नहीं है। बाहर भी बहुत कुछ मिला है। हाँ, एक बहुत ही मशहूर अभिलेख है बोगस कोई अभिलेख। ये करीब 1400 ईसा पूर्व का है, यानी आज से लगभग 3400 साल पुराना। और गेस कीजिए ये कहाँ मिला? ये भारत में नहीं मिला था। नहीं, ये एशिया माइनर में मिला है, जो आज के टर्की के पास का इलाका है। और इसकी अहमियत इसलिए इतनी ज्यादा है क्योंकि उस बोगस कोई अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के 4 प्रमुख भारतीय देवताओं इंद्र, वरुणा, मित्रा और नासत्य का क्लियर उल्लेख किया गया है। टर्की में भारतीय देवताओं का नाम, ये तो बहुत अजीब लगता है सुनने में। अब आप सोचिए, आज से 3500 साल पहले मध्य एशिया में 2 कबीलों या राजाओं के बीच कोई संधि या ट्रीटी हो रही है और वो गवाह के तौर पर वैदिक देवताओं की कस्में खा रहे हैं। कमाल है। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि उस समय की प्राचीन सभ्यताओं के बीच आपस में कितना गहरा व्यापारिक और सांस्कृतिक कनेक्शन था। बिल्कुल, और ऐसा ही एक और सुराग हमें परसेपोलिस अभिलेख के मिलता है, जो आज के ईरान में है। सही कहा, परसेपोलिस वर्तमान ईरान में है, जिसे प्राचीन काल में फारस कहा जाता था। इस शहर को साइरस ने बसाया था, लेकिन इस अभिलेख से एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक और मिलिट्री घटना का पता चलता है। इसमें क्या दर्ज है? इसमें दर्ज है कि ईरान के सम्राट डारियस प्रथम ने सिंधु नदी घाटी के क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था। ये सिर्फ एक पत्थर नहीं है, ये एक विदेशी शासक द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप के एक हिस्से पर कब्जे का पहला ठोस ऐतिहासिक प्रमाण है। मध्य प्रदेश के ईरान से मिला अभिलेख इतिहास के एक बहुत ही अलग और डार्क पहलू पर रोशनी डालता है। ईरान अभिलेख, हाँ। ईरान में लगभग 320 ईस्वी यानी गुप्त काल की एक वराहा प्रतिमा मिली है। वराहा, जैसा कि हम जानते हैं, भगवान विष्णु के अवतार थे। इस मूर्ति पर हूना शासक तोरमाना का नाम उकेरा गया है। तोरमाना, ये वही हूना आक्रमणकारी था ना? हाँ, तोरमाना एक क्रूर विदेशी हूना आक्रमणकारी था जिसने मालवा के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, और उसी का बेटा मिहिरकुला था जो अपने अत्याचारों के लिए मशहूर था। लेकिन ईरान अभिलेख की सबसे चौंकाने वाली बात सिर्फ तोरमाना का नाम नहीं है। इसी ईरान से हमें एक ऐसा शिलालेख मिलता है जो भारतीय समाज के बहुत ही दर्दनाक सच्चाई को सामने रखता है। आप सती प्रथा वाले एविडेंस की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। इसी अभिलेख में भारत में सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है, जिसमें बताया गया है कि एक सेनापति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी उसके साथ सती हो गई। ये सच में बहुत डिस्टर्बिंग है ना? यही प्रथा आगे चलकर मध्यकाल में और भी विकराल रूप ले लेती है, खासकर विदेशी आक्रमणों के दौरान जौहर के रूप में। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि कैसे जमीन में दबा एक पत्थर किसी समाज की कड़वी सोशल रियलिटी को अचानक हमारे सामने ला खड़ा करता है। यही पुरातात्विक स्रोत यानी इंस्क्रिप्शंस की सबसे बड़ी ताकत है। वो निष्पक्ष होते हैं, अनबायस्ड होते हैं। एक बार पत्थर पर जो उकेड़ दिया गया उसे बदलना मुश्किल है, लेकिन पत्थरों से हमें सिर्फ एक झलक मिलती है। सही कहा। समाज कैसे काम करता था, पॉलिटिक्स कैसे चलती थी, इकोनॉमी क्या थी, इसे डीपली समझने के लिए हमें अपने पहले स्तंभ यानी साहित्यिक स्रोत जो किताबें हैं उनकी ओर लौटना ही पड़ता है। और अगर हम प्राचीन काल के इन बेस्टसेलर ग्रंथों की बात करें तो वो सच में किसी खजाने से कम नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मौर्य साम्राज्य से भी पहले के टाइम पीरियड को लेते हैं। उस दौर का क्या साहित्य है हमारे पास? महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी एक बहुत ही बेहतरीन केस स्टडी है इसके लिए। देखने में ये सिर्फ संस्कृत व्याकरण यानी ग्रामर की एक बोरिंग किताब लग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। पाणिनि ने ग्रामर के रूल समझाने के लिए जो एग्जाम्पल्स दिए हैं ना, उनमें उस समय के कस्बों, व्यापारिक रास्तों, लोगों के खान पान और कबीलों के नाम छुपे हुए हैं। एकदम सही। अष्टाध्यायी पूर्व मौर्य काल यानी प्री मौर्यन पीरियड के सोशल और पॉलिटिकल हालात को डिकोड करने का एक शानदार टूल है। और फिर जब मौर्य काल शुरू होता है तब तो जैसे साहित्य की बाढ़ सी आ जाती है। हमारे पास चाणक्य, जिन्हें हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं, उनका अर्थशास्त्र है। ये किताब सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट क्राफ्ट चलाने का एक मास्टर क्लास है। इसमें स्पाइस सिस्टम, टैक्स कलेक्शन, इन सब का जिक्र है।
हाँ, जासूसी व्यवस्था कैसे चलेगी, दुश्मन देशों से कैसे निपटना है, मौर्यकालीन एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी ब्लूप्रिंट इसमें मौजूद है। इसके अलावा क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी भी उस दौर की काफी डिटेल्स देती है। लेकिन जो एक आउटसाइडर का नजरिया हमें मेगास्थनीज की इंडिका से मिलता है, वो बेहद खास है। हाँ, मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पटलिपुत्र में रहा था। पटलिपुत्र जो आज का पटना है। राइट। उसने जो इंडिका लिखी, वो एक विदेशी डिप्लोमैट की नज़र से देखा गया भारत था। उसने लिखा कि भारत में कोई दास प्रथा यानी स्लेवरी नहीं है, यहाँ अकाल नहीं पड़ते, और पाटलिपुत्र शहर कितना बड़ा और भव्य है। हालांकि उसकी कुछ बातें थोड़ी एग्जैजरेटेड या अतिशयोक्ति लग सकती हैं। हाँ, पर फिर भी ये मौर्य समाज की एक बहुत ही जीवंत ग्राउंड जीरो रिपोर्ट तो है ही। चंद्रगुप्त मौर्य की बात चली है तो उनके जीवन के आखिरी दिनों का जो डिटेल हमें जैन ग्रंथ भद्रभाव चरित से मिलता है, वो सच में हैरान करने वाला है। हाँ, रत्नानंदी द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ। बिल्कुल, इसमें बताया गया है कि कैसे एक चक्रवर्ती सम्राट जिसने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, अपने जीवन के अंत में सब कुछ छोड़कर जैन धर्म अपना लेता है और अंततः सल्लेखना विधि यानी बिना अन्न जल ग्रहण किए ध्यान में बैठकर अपने प्राण त्याग देता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, ये उस समय के भारत की आध्यात्मिक गहराई को दिखाता है कि सत्ता से वैराग्य की ओर जाना कितना नॉर्मल और सम्मानित माना जाता था। और इतिहास का पहिया घूमता रहता है। नंदा वंश का खात्मा कैसे हुआ और चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने पावर कैसे हासिल की, इसका पूरा एक पॉलिटिकल थ्रिलर विशाखा दत्ता की किताब मुद्रा राक्षसा में देखने को मिलता है। मुद्रा राक्षसा, उसमें क्या खासियत है? इस एक ग्रंथ में लगभग 600 वर्षों की पॉलिटिकल उठापटक का सार छिपा है। ये बताता है कि पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी कैसे काम करती थी उस दौर में। लेकिन मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद क्या होता है? वहां से कहानी शुंग वंश की ओर मुड़ जाती है, जिसकी जानकारी हमें पतंजलि के महाभाष्य से मिलती है। और इसमें एक कनेक्शन भी है ना? हाँ, दिलचस्प बात यह है कि पतंजलि ने ये किताब पाणिनि के अष्टाध्यायी पर ही एक टीका यानी कमेंट्री के रूप में लिखी थी। इसी में पुष्यमित्र शुंगा का जिक्र है। वही पुष्यमित्र शुंगा जिसने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथा को मारा था। एकदम सही, इतिहास का पहला ब्राह्मण राजा जिसने सत्ता पलट दी थी। और महाभाष्य में ये भी दर्ज है कि पुष्यमित्र शुंगा ने अपनी ताकत का लोहा मनवाने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया था। देखिए, अश्वमेध यज्ञ उस समय का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल फ्लेक्स हुआ करता था। एक राजा अपना घोड़ा छोड़ देता था और जहां जहां वो घोड़ा जाता, वो इलाका उस राजा का मान लिया जाता था। जो उसे रोकता, उसे युद्ध करना पड़ता था। सीधी सी बात है, पावर दिखाने का तरीका। बिल्कुल। पतंजलि का ये जिक्र बताता है कि पुष्यमित्र शुंगा कितनी अग्रेसिवली अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था। उसी दौर में भारत पर यवन यानी यूनानी आक्रमण भी हुए, जिसका जिक्र हमें गार्गी मुनि की गार्गी संहिता में मिलता है। हाँ, ये ग्रंथ भले ही ज्योतिष का हो, एस्ट्रोलॉजी का हो, लेकिन इसमें यूनानी सेनाओं के साकेत और मथुरा तक पहुंचने का पूरा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। लेकिन यहाँ एक पेच भी तो है। अगर हम इन साहित्यिक ग्रंथों की बात करें, खासकर जो राजाओं के दरबार में लिखे गए, तो जाहिर है उनमें थोड़ी चापलूसी या बायस तो होगा ही। उनके पात्रों की तारीफ ज्यादा की गई होगी। हम इन पर आंख मूंद कर 100% भरोसा कैसे कर सकते हैं? यही तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। एक अच्छा इतिहासकार कभी भी किसी एक सोर्स पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता। वो इन ग्रंथों को पढ़ता है, फिर उसे सिक्कों से मिलाता है और फिर विदेशी यात्रियों के अकाउंट से क्रॉस चेक करता है। क्रॉस रेफरेंसिंग करते हैं। बिल्कुल। एग्जाम्पल के लिए गुप्त काल को लेते हैं, जिसे अक्सर स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। शूद्रका की रचना मृच्छकटिका, जिसका मतलब है मिट्टी की छोटी गाड़ी, और दंडी के दशा कुमार चरिता हमें गुप्त काल की बहुत अहम जानकारी देते हैं। मृच्छकटिका में तो आम लोगों की कहानी है ना? हाँ, ये कोई दरबारी गाथा नहीं है। इसमें आम लोगों, व्यापारियों और यहाँ तक कि चोरों की कहानी है। ये हमें उस समय के आम आदमी के जीवन की रियलिटी बताता है, न कि सिर्फ राजाओं की महानता। ये बहुत जरूरी पर्सपेक्टिव है। और अगर हम उत्तर भारत से थोड़ा ऊपर कश्मीर की वादियों की तरफ जाएं, तो वहां का इतिहास अपने आप में एक अलग ही धारा में बह रहा था। कल्हाणा की मशहूर किताब राजतरंगिनी को कई विद्वान भारत की पहली सच्ची ऐतिहासिक किताब मानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कल्हाणा ने सिर्फ कथाओं या मिथ्स पर भरोसा नहीं किया। उसने बाकायदा पुराने राजाओं के दान पत्रों और शिलालेखों को पढ़कर कश्मीर का एक क्रोनोलॉजिकल
क्रमबद्ध इतिहास लिखा था। ये तो प्रॉपर हिस्टोरिकल मेथोडोलॉजी हुई। और कश्मीर के ही इतिहास के कुछ अन्य पहलू हमें सोमादेवा की कथा सरित सागरा में भी मिलते हैं। ये सिर्फ कहानियों का सागर नहीं है, इसमें सामाजिक स्थिति का भी आईना है। एकदम। इसमें उस समय के समाज, खासकर कश्मीर में महिलाओं की गिरती हुई सोशल कंडीशन का बहुत ही क्लियर डिस्क्रिप्शन मिलता है। साथ ही इसी कथा सरित सागरा में चंद्रगुप्त द्वितीय का भी जिक्र है, वही जिन्हें हम राजा विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं और जिनके दरबार में 9 रत्न रहा करते थे। तो ये तो बात हुई पॉलिटिक्स और राज दरबारों की, लेकिन अगर हम प्राचीन भारत को पूरी तरह समझना चाहते हैं तो धर्म और दर्शन यानी रिलीजन और फिलॉसफी को इग्नोर नहीं कर सकते। खासकर जैन और बौद्ध ग्रंथों ने इतिहास के एक बहुत बड़े हिस्से को अपने भीतर सहेज कर रखा है। सही कहा। जैन साहित्य इस मामले में बेहद रिच है। जैसे अचारंगा सूत्र को ही ले लीजिए, ये सिर्फ एक रिलीजियस ग्रंथ नहीं है। इसमें जैन भिक्षुओं के लिए बनाए गए सख्त नियम और उनकी डेली रूटीन का पूरा खाका है। ये हमें उस समय के सामाजिक अनुशासन के बारे में बताता है। बिल्कुल बताता है। और भागवती सूत्र तो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसा है। हाँ, इसके बारे में बताइए। इसे विश्व का सबसे बड़ा प्रश्नोत्तर ग्रंथ यानी Q&A बुक माना जाता है। इसमें महावीर स्वामी, जो 24वें जैन तीर्थंकर थे, उनके जीवन की जानकारी तो है ही, लेकिन साथ ही इसमें 36,000 प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। 36,000? ये तो एक एनसाइक्लोपीडिया जैसा हो गया। वही तो। और सबसे बड़ी बात, इसी भागवती सूत्र में हमें प्राचीन भारत के 16 महाजनपदास का क्लियर उल्लेख मिलता है। वो महाजनपदास जो एक तरह से प्राचीन भारत के पहले बड़े गणराज्य और शक्तिशाली राज्य थे। मगध, कोसला, अवंती, इन सब का पॉलिटिकल ज्योग्राफी हमें इन्हीं धार्मिक ग्रंथों से समझ आता है। बिल्कुल। इसके अलावा मेरुतुंगा द्वारा रची गई प्रबंधा चिंतामणि भी जैन संप्रदाय से जुड़ा एक बेहद इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्स है, जो मध्यकालीन भारत के इतिहास की कई परतें खोलता है। तो लिटरेचर और आर्कियोलॉजी कवर हो गए। हाँ, अब आते हैं हमारे इतिहास के तीसरे बड़े लेंस पर, विदेशी यात्रियों की डायरी। जब मैं इन चीनी और अरब यात्रियों के बारे में पढ़ता हूं ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी एक्सट्रीम सर्वाइवल शो की स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूं। सही में। ये लोग बस नॉलेज की तलाश में गोबी मरुस्थल पार करके, हिमालय की बर्फ चीरकर, मीलों का डर और खतरनाक सफर तय करके भारत आते थे। उनका ये जज्बा सच में अद्भुत था। चीनी यात्रियों में 2 नाम सबसे फेमस है और अक्सर लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, फाहियन और ह्वेनसैंग। पहले हैं फाहियन। ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय में भारत आए थे। उन्होंने जो ट्रैवलॉग लिखा उसका नाम था फो क्यू की। इसमें उन्होंने गुप्ताकालीन एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी का बहुत ही पीसफुल और पॉजिटिव चित्र पेश किया है। और दूसरे? ह्यूएनसांग की फेमस बुक का नाम है सियू की। ह्यूएनसांग तो नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने भी गए थे और उन्होंने उस समय की एजुकेशन सिस्टम का जो विवरण दिया है वो आज भी हिस्टोरियंस के लिए एक खजाना है। और पश्चिम से आने वाले अरब यात्री भी इस मामले में बिल्कुल पीछे नहीं थे। उन्होंने तो भारत के पश्चिमी और मध्य हिस्सों का बहुत ही बारीक इकोनॉमिक और सोशल इतिहास लिखा है। अल-बिरूनी का नाम तो हम सबने सुना ही है, जो ख्वारिज़्म यानी आज के उज़्बेकिस्तान से महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। उन्होंने भारतीय विज्ञान, मैथ्स और सोसाइटी का बहुत ही निष्पक्ष और गहरा एनालिसिस किया है। और अल-बिरूनी के अलावा भी कई इंपॉर्टेंट नाम हैं, जैसे अल-मसूदी। वो बगदाद से 10वीं सदी में भारत आए थे। अल-मसूदी ने मुख्य रूप से दक्षिण और मध्य भारत के शक्तिशाली शासकों, राष्ट्रकूटा और प्रतिहारा राजाओं के बारे में डिटेल में लिखा है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि राष्ट्रकूटा वंश के संस्थापक दंती दुर्गा थे और इसी वंश के पेट्रोनेज में महाराष्ट्र में वर्ल्ड फेमस एलोरा की गुफाएं बनवाई गई थीं। अल-मसूदी की राइटिंग्स हमें उस दौर की ग्रैंडोर का एहसास कराती हैं। एकदम। और एक नाम सुलेमान का भी आता है, जो टर्की से आए थे। सुलेमान ने पूर्वी भारत में बंगाल के पाला वंश, जिसके संस्थापक गोपाला थे, और पश्चिम में गुर्जरा प्रतिहारा वंश, जिसके संस्थापक नागा भाटा थे। इन दोनों के बीच जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंपटीशन चल रही थी, उसका बड़ा ही शानदार आंखों देखा हाल अपनी डायरी में रिकॉर्ड किया है। तो इन सब स्रोतों को देखकर आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है? आज की हमारी इस पूरी चर्चा से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि इतिहास कोई एक सीधी लकीर नहीं है। ये एक विशाल जिक्सॉ पजल की तरह है।
पाणिनि और चाणक्य की किताबें, हजारों मील दूर से आए फाहियन और अलबिरूनी की डायरी, और मध्य प्रदेश या मध्य एशिया की मिट्टी में दबे पत्थर और शिलालेख। जब इन सभी पीसेस को एक साथ रखा जाता है, तब जाकर भारत के इतिहास की वो शानदार और कलरफुल तस्वीर उभर कर सामने आती है जिसे हम आज जानते हैं।